गॉट इट। ये हो गया, हम यहाँ से करते हैं गॉट इट। सो आज से हम बेसिकली अब अपनी एआई की थ्योरी वगैरह शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो भी ये चलेगा तकरीबन, अब कितनी स्लाइड है इसमें? स्लाइड्स का नंबर कहाँ से पता लगता है कुछ? मेरे ख्याल से कोई 100, 200, 150 के आसपास स्लाइड है, लेकिन ये जल्दी कवर हो जाएगा। बेसिकली ये इसलिए कि हमारे हमने एआई जो एआई या एआई में एमएल और डीएल जो पढ़ना है, उसकी बेसिक थ्योरी वगैरह थोड़ी पता हो कि हम किस तरह से ट्रांजिट करते हुए पिछले 60-70 सालों में यहाँ तक पहुंचे जहाँ आज हम हैं। तो उसके लिए हम शुरू करें बेसिकली। हमने टर्म तो बहुत ज़्यादा सुनी है एआई। तो बेसिकली आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल है एआई के मुतालिक कि एआई है क्या इन एक्चुअल? जादू। जाहिर। और ऐसी चीज जो खुद लर्न करती है ह्यूमंस की तरह। सही। और कोई? मलिक हसन लगता है खुफिया एजेंडा क्या है? चले इसमें मतलब कि से ना। मशीन की जो कैपेबिलिटी होती है टू थिंक लाइक अ सही। ह्यूमन। सही है, सही है, सही है। तो अब ना इसमें पहले थोड़ा सा मैं अलग सा इंट्रोडक्शन लेके चलूंगा, उसके बाद फिर हम एआई की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें, हम अपने स्कूलों में देखें, अगर हमारा स्कूलों का जो वक्त हुआ करता था, तो हमारे पास ना कुछ चार्ट्स हुआ करते थे जहाँ पे ये लिखा होता था कि अगर आप मैथ्स या साइंस का सब्जेक्ट लेंगे तो आप इन इन फील्ड्स में जा सकते हैं। और ये इसमें ये लिखा होता था कि अगर आप ये साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कर सकते। तो अब और फिर उसमें ये भी बताया होता था कि आपको इन नौकरियां यहाँ मिल जाएंगी, या इनफेक्ट हमारी यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह होता है कि ये इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन आज अगर मैं आज मैंने अगर बोलूँ तो आज हर इंस्टीट्यूट या हर स्कूल में ये पोस्टर लगा होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर आपका फ्यूचर नहीं है। आज सारी सनतें हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद मिली है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, आपके मेजरमेंट की बात करूँ, क्यूएनए की बात करूँ, क्वालिटी एश्योरेंस की, तो बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट आपकी अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ, जैसे हमारे रोड स्मार्ट कैमराज वगैरह लगे होते हैं, तो इन सब में हमारे पास ना एआई का यूज हो रहा होता है। एआई बेसिकली हमारी जिंदगी की, अगर मैं बोलूँ कि एक नॉर्म बनता जा रहा है हमारे लिए। और इनफैक्ट अब जो फ्यूचर या अभी जो हमारी जो जॉब्स होंगी, वो भी हमारी सारी एआई की मरहून मिन्नत होंगी। अगर मैं देखो चैट जीपीटी या ये जो चीज़ें आजकल आई हैं, तो इसमें हमें कितना चीज़ें फायदा दे रही है, और इससे यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपकी एडवांसमेंट की तरफ भी जाएंगी। अगर हम डेटा साइंस देखें, डेटा साइंस से लेके हॉस्पिटल्स, आपका एग्रीकल्चर, बैंकिंग, तो हम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम ये ना देख सकें कि हमारे पास एआई की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सिलसिला अगर हमारे पास इसी तरह चलता रहेगा, तो अगर हम देखें तो एआई एक बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन करेगी। एक हमारा जनरल इलेक्ट्रिक का फॉर्मर सीईओ का एक काफ़ी मशहूर कोट है। वो कहता है कि अगर आप आज एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो कल सुबह आप एक एआई कंपनी के मालिक होंगे। दुनिया भर में नौजवान जैसे हम लोग हैं, और आज से हमें सीखना, एआई को सीखना है, और उस सीखने में उसमें महारत हासिल करनी है, और उसकी अल्लाह भला करे इम्प्लीमेंटेशन में काम करना है। सो अब हम देख लेते हैं, आप लोगों ने जितनी बातें की, लाजमी नहीं है जैसे आप लोगों ने बात की कि इंसानों जैसा, भाई आपको इंटेलिजेंट बनाना है। अब बेसिकली क्या जानवर इंसान, जानवर अगर देखें, जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर मैं एक कोई इसकी चीज उससे मिलती जुलती कोई चीज बनाऊं, तो बेसिकली इंटेलिजेंस वो भी वो चीज़ है कि जो हमारी, अल्लाह भला करे, आपकी किसी भी मशीन या किसी भी हार्डवेयर को नेचुरल नेचुरली उसको जो हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन या हमारे पास जानवरों की किस्में उसकी तरह इसको एडवांस करें। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली ये हमारे पास है। मैं थोड़ा सा स्लाइड शो को ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे कि मीनिंग बिहाइंड के कॉमन एआई की टर्मिनोलॉजीज क्या, इंक्लूडिंग न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस के व्हाट। ये भी देखेंगे एआई रियलिस्टिक में क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। ये भी देखेंगे कि हम इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं किस तरह उनको हम अपनी प्रॉब्लम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। और ये देखेंगे कि हम एआई सिस्टम बनाने के लिए हम
और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं और ये किस तरह होंगी, ये भी देखेंगे कि एआई की टीम और आपकी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि एक स्ट्रेटेजी, एआई स्ट्रेटेजी क्या होगी। और ये भी देखेंगे कि एआई में एथिक्स और जो सोसाइटी में डिस्कशंस हैं वो किस तरह होती हैं, एथिक्स और नॉन एथिकल बिहेवियर में हम किस तरह फर्क कर सकते हैं। तो ये फिर ये तो गलत बात आ गई। अब ये देखें, हमारे पास सिर्फ एआई ये नहीं कि हम सिर्फ एक जगह इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, ये बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे अभी एआई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिट कर सकता है। ये उन चंद लोगों जगहों में से, क्योंकि ये फिगर्स पुराने हैं, तो मैं इसको नहीं कर सकता। अब ये देखें, हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि एआई, a lot of the value created by AI will be outside the software industry, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा भी हमारे पास है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बेसिकली हम एक चीज बनाते हैं, एआई हमारे हर जगह। बेसिकली जो हमने इसको शुरू किया, बेसिकली एआई फॉर एवरीबॉडी, यानी एआई हर एक के लिए। तकरीबन मेजर इंडस्ट्रीज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब देखते हैं हमारे पास बेसिकली एआई की दो टाइप्स हैं, जिनको हम बेसिकली कहते हैं एजीआई और एएनआई, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें कोई फर्क बता सकता है क्या है? वी हैव नो आइडिया। मलिक हसन कुछ ठीक, बता सके तो। चले मैं बता देता हूँ। अभी जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं ना, वो बेसिकली ए एन आई का एरिया है। ए एन आई का मतलब क्या है कि हमारा जो भी एल्गोरिथम होता है वो कोई एक काम कर रहा होता है और वो उस काम को बहुत परफेक्टली या नियर टू परफेक्ट कर रहा होता है। जबकि ए जी आई का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी, मेरे पास समझ में ये एक रिपोर्ट है, इट इज एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन। तो इस फील्ड में अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट नो प्रोग्रेस है, और हमें नहीं पता आगे आने वाले सालों, कितने 10 साल में, 15 साल में, या हमारी जिंदगियों में भी इसमें कोई प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। जबकि हमारे पास एएनआई जो है, यहाँ पे अलॉट ऑफ प्रोग्रेस हैव बीन ऑलरेडी मेड, जो कि हमारे पास हम देख भी रहे हैं। अगर हमारे पास कोई बिलफर्ज एक सीवी कंप्यूटर विजन की कोई एप्लीकेशन है, तो वो कंप्यूटर विजन रिलेटेड ही काम करेगा। कोई अगर हमारे पास एनएलपी रिलेटेड काम है, तो वो एनएलपी ही करेगा। और हमारे पास अगर कोई ओवरऑल सिस्टम है, तो वो इन सब स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स को लेके एक बड़ा काम करता है। अगर इसमें मैं सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल आती है, वो आती है ऑटोनॉमस व्हीकल की, क्योंकि उसके अंदर इतने सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें लेके वो काम कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। हम कोई सवाल है यहाँ पे तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। नहीं कंटिन्यू। सही है। तो जैसे हमने बात की, अब हम आ गए एएनआई, क्योंकि हमारे पास हम इस वक्त एएनआई के दौर में, तो हम एएनआई की तरफ आ गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के दौर में चीजें कर रहा है, अब इसमें हम स्मार्ट स्पीकर लगा लें, जैसे मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार या ऑटोनोमस व्हीकल की बात कर ली, वेब सर्चेस कर रहा है एआई, आपकी फार्मिंग और फैक्ट्री में इस्तेमाल हुए। जैसे बिलफर्ज हमें कोई प्लांट में डिजीज डिटेक्ट करनी है या कोई और काम करना है, फैक्ट्री में हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है, आपकी कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह करने हैं, तो अलॉट ऑफ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास इस इंडस्ट्री में। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज टाइप ऑफ एआई आर वन ट्रिक पाइनियर्स, मैंने वही बताया कि ये एक चीज करके देंगे, बहुत अच्छी करके देंगे और उसमें वैल्यू एडिट करेंगे। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो ये है, ये बेसिकली ये जो हम एक्चुअल में सोचते हैं कि एआई आएगी, वो बिल्कुल इंसानों को रिप्लेस कर देगी, इंसान जैसे रोबोट्स होंगे, ये होगा। एनीथिंग जो कि ह्यूमन कर सकता है, ह्यूमन या कोई हमारा एनिमल कर सकता है, एग्जैक्टली वही करेगा, या उससे कई गुना ज्यादा। तो जो अभी तक हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास इतनी एडवांसमेंट हुई है कि हम इस लेवल पर पहुंच सके। हाँ, फ्यूचर में जरूर इसके स्कोप बन सकते हैं आने के। अच्छा, इसका मतलब है कि एआई एक काम तो बहुत अच्छा कर सकती है लेकिन दूसरा नहीं करेगी। नहीं, यानी एक टास्क अच्छा करेगी। मतलब अच्छा। अगर जैसे मैंने आपको आर्टिफिशियल उसकी व्हीकल की एग्जांपल दी, अब वो एक क्या कर रहा है, सीवी का काम कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, उसके अंदर रेडार रेडार लगे हैं, वो काम कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, इस सीवी को लेके उसमें से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह कर रहा है। तो ये छोटे छोटे टास्क वो एक टास्क करेगा एएनआई, यानी जिस एरा में हम एग्जिस्ट करते हैं कि एएनआई में एक ही काम होगा एक वक्त में। ये नहीं होगा कि मेरा एक एल्गोरिथम है, बिल्कुल मैंने बना दिया एक एल्गोरिथम,
ये मेरा सीबी का काम भी करे, ये मेरा एनएलपी का काम भी करे, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम भी करे, ये मेरा सर्वेलेंस का काम भी करे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ बेसिकली एएनआई का मतलब ये है कि हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो एक टाइम पे एक काम करेगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब देखें बेसिकली प्रोग्रेस, वही बात जो मैंने पहले की देखें, जो अभी जो रैपिड प्रोग्रेस एएनआई में है, उसने लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आसान कर दी। और एआई का जो एआई में जो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है वो एएनआई का है। लेकिन बात फिर मैंने जैसे बोला कि लोग गलत समझते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अगर एआई की टर्म आती है हम उसको एजीआई की तरफ ले जाते हैं, जो कि थोड़ा सा इररेलीवेंट है। और अगर बोले तो, अगर इस बात में देखें तो ये वाकई में थोड़ा सा इवल हमारे पास ख्याल है कि इंसान, रोबोट बिल्कुल इंसानों से ज्यादा, इंसानों जितने या इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे और सब चीजों को टेक ओवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आपका एएनआई और एजीआई का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। या कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं, क्लियर है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने जैसे बात की, हमें नहीं पता कि कितना अर्सा लगेगा हमें एजीआई में जाने के लिए। तो बेसिकली यही है कि देखिए एजीआई वाकई में एक एक्साइटिंग है कि हमारे पास कोई चीज़ है वो बिल्कुल एक ह्यूमन या एक एनिमल या किसी भी नेचुरल स्पीशी की तरह हो। लेकिन इसके लिए वही बात है कि हमें अभी तक बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो कि हमें नहीं पता कि कितने डेकेड्स में होती है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर में होती है, थाउजेंड ऑफ ईयर में होती है। हमें ये भी नहीं पता, जो कि डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में भी हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ओके। अब अब आ गया हमारे पास मशीन लर्निंग। बेसिकली अगर मैं, जो हम अक्सर एक सर्कल बनाते हैं, पहले मैं वो सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट। ये आ गया हमारा, यार ये क्या हो गया ये आ गया हमारा एआई। बेसिकली ये है एआई। ये आ गया हमारा एमएल। और इसके अंदर आ गया हमारा डीएल। तो बेसिकली ये अगर जब हम एआई बताते हैं, जब अब जैसे हम शुरू कर रहे हैं, अब हम एमएल शुरू कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एआई ये है। एआई ह्यूज है, उसके अंदर उसका सब पार्ट है एमएल, उसका सब पार्ट है डीएल। तो अब हम शुरू करते हैं एमएल से। तो अब बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग में कुछ टाइप्स होती हैं बेसिकली। तो हम उसमें से उन टाइप से शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला है सुपरवाइज लर्निंग, जिसका हमें सबको पता है कि हमारे पास एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। हमारे पास यानी इनपुट लेवल होता है और एक आउटपुट लेवल होता है। हम अपने एल्गोरिथम को देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको अनसीन डेटा देते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, आपकी इनपुट लेवल भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो और उसके बाद फिर उससे प्रेडिक्ट करवा के देखते हैं कि ये आपका काम क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, इसको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इतना तो इसमें आइडिया है हम लोगों को। एक ये हम्म सवाल है कि जो इनपुट हमने हम्म दी, उससे हम हम्म। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एक मिनट में अभी बता देता हूँ। देखिए हमारे पास डेटा सेट क्या होता है, एक्स वाई। सही है। ऐसा होता है, ये आपका इनपुट हो जाता है, ये आपका आउटपुट हो जाता है। तो अब बेसिकली अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम जब इसको देंगे एक डब्बे को, वो डब्बा क्या करेगा, हमें एक मॉडल देगा। उस मॉडल को हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट डेटा देंगे, वो टेस्ट डेटा पे कोई आउटपुट देगा। तो बेसिकली हाँ। हम यही तो कर रहे हैं कि हमारे पास एक नहीं फीचर नहीं, डेटा है। हमारा जो अच्छा। मॉडल है, फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपेरिमेंट से एक ग्राफ बनाया। हम्म। हम चाहते हैं कि अगर इस ग्राफ में, ये ग्राफ उस चीज का बने जिसमें एक एक्सपेरिमेंट का डाटा इससे बढ़ के हो। मिसाल के तौर पे एक कर्व ए टू बी जा रही है और हम चाह रहे हैं ये बी टू सी हमें डाटा दे। ऐसा हो सकता है इसमें? वो फिर आगे देखते हैं, जबकि अभी तो फिलहाल हम ए टू बी सारा डाटा हमने दिया, हमने बी टू सी का कोई डाटा नहीं दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं बी टू सी जाए ये। तो तो ये उसको पॉसिबल है? उस तो उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि हम डेटा का थोड़ा वो चेंज कर दें। कि अब बिलफर्ज, अब जैसे आपने ये ले लिया ना, तो इसको आप अपनी तरफ से ए और इसको बी कर दें, डेटा स्वैप करके उसके अंदर दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह जब इसको हैंड्स ऑन करेंगे ना, तब ये सारे क्वेश्चन वहाँ अच्छा, क्लियर हो जाएंगे। जनरली सुपरवाइज में ये है कि एक इनपुट और एक जी जी जी। भी, मतलब इनपुट्स हैं और आउटपुट्स और उससे प्रिडिक्शन। इनपुट जरूरी है इसमें, है? देखिए इनपुट में आपके दो पार्ट होंगे, एक्स और वाई, लेबल होगा।
तो वो उस लेबल की बेस पे लर्न करेगा। बिलफर्ज जैसे मैंने ये दे दिया, अब बिलफर्ज मैंने यहाँ ले लिया, कोई प्राइस ले लिया, यहाँ हाउस का साइज ले लिया, अब एक ये और ये। अब बेसिकली क्या है मेरे पास, ये मेरा इनपुट हो गया, मैं साइज दूंगा, वो मुझे प्राइस, बेसिकली मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ प्राइस होनी चाहिए, यहाँ साइज होना चाहिए। तो अब ऐसा कुछ बन गया। अब वो क्या होगा, एक कोई इस तरह की आपकी बेस्ट फिट लाइन बन जाएगी जिसका डिस्टेंस कम से कम होगा। तो फिर उसके बाद अब जो हम इस पे कोई भी वो देंगे, साइज देंगे, बिल्कुल मैंने यहाँ दिया, तो ये बताएगा कि भाई आपका साइज, इस साइज पे ये आपकी होनी चाहिए प्राइस। तो हमेशा आपको, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है ना, सुपरवाइज में हमेशा आपको कुछ इसको सुपरविजन देनी पड़ेगी। अब अनसुपरवाइज में इसके बनस्बत क्या होता है, बस खाली आपके पास वो डेटा दे देता है, यानी उसने एक्स दे दिया, आपके पास वाई नहीं होगा, वो फिर उसमें से खुद ही पैटर्न्स फाइंड करेगा। वो कैसे करेगा, वो भी इंशाल्लाह जब हैंड्स ऑन करेंगे तब देखेंगे। ये थ्योरी इसीलिए मैं लेके चलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी आप लोगों की, वो क्लियर होंगी तो उसके बाद चीजें समझ में आए। अभी तक और ठीक किसी है। का कोई सवाल? नहीं सही। सही हो गया, बेहतरीन। ये देखें, वही वही बात आ गई कि हमें इनपुट, हमें क्या, यहाँ हमने क्या देखा कि ऑडियो क्लिप या ये टेक्स्ट की स्टेप देंगे, वो उसको स्पीच में करेगा। यहाँ देखा कि यहाँ वही बात हो गई कि उसको हमने उसको इंग्लिश दिया, वो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा। एड्स की इंफॉर्मेशन हो गई कि क्या आपको प्रेडिक्ट करना है, क्या नहीं करेगा, वो भी क्या है, आपके यूजर के पास बिहेवियर से, वो आपका यूजर। अब बिलफर्ज मेरा अकाउंट है, मैंने देखा कि भाई मैं एआई की चीजें देख रहा हूँ, मैं एमएल की चीजें देख रहा हूँ, मैं एम्बेडेड सिस्टम की चीजें देख रहा हूँ। अब वो ऑल ऑफ द सडन उठा के मुझे अगर कोई फिल्म की या कोई और किसी चीज की उठा के रिकमेंडेशन दे दे, तो वो सही नहीं होता। फिर क्लिक बाइट के कितने चांसेस हैं कि ये यूजर इस पर क्लिक करेगा या नहीं करेगा, अपने कार्ट में चीज ऐड करेगा या नहीं करेगा। फिर बेसिकली आपकी मशीन ट्रांसलेशन वगैरह, ये सारी चीजें हमारे सुपरवाइज में आ जाती हैं। ये आ गया आपका इमेज रेडार्स वगैरह जो हमने बात की थी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर ली। बेसिकली क्या होता है, वो डिफरेंट चीजों से इनपुट लेगा और आपके, क्योंकि हमने उसके अंदर मॉडल ट्रेन करके पहले डाला हुआ है, तो वो सिर्फ अब इनपुट लेगा और उसको चलाएगा। वैसे एक ऐसी जनरल क्वेश्चन है, मॉडल आप लोगों के ख्याल में मॉडल होता क्या होगा? इक्वेशंस। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। एक कोई भी ऐसी कोई भी ना, एम एक्स प्लस बी, ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी, या ये होगी एम एक्स स्क्वायर प्लस m1x+b, ऐसा कुछ ना कुछ होगा इसमें। तो बेसिकली मॉडल इक्वेशन होता है और कुछ भी नहीं होता है, फैंसी वर्ड है इक्वेशन का नाम। तो वही बात हो गई है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में डिफेक्ट वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा असेंबली लाइन में। अब जाहिर बात है, तो कोई ना कोई तो हम चीज़ देंगे ना कि डिफेक्ट, अच्छी चीज़ ऐसी है, डिफेक्टिव चीज़ ऐसी है, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करेगा। बस वही बात हो गई कि ए टू बी हमारी मैपिंग होनी है, ए का मतलब है इनपुट, बी का मतलब है आउटपुट। और और हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये ठीक है, फिर इनके दरमियान हम लॉस फंक्शंस निकालते हैं कि कितना डिफरेंस है। वो फिर जब इंशाल्लाह इक्वेशंस देखेंगे ना, तब हमें ज़्यादा अच्छा समझ में अब हमारे पास आज की तारीख में अगर हम आए बनिस्बत 30 ईयर्स बैक, तो हमारे पास इतना डेटा जनरेटेड नहीं था। आजकल हमारा डेटा इतना जनरेट क्यों हो रहा है, उसकी जो रीजन है, नंबर वन कि हमारे पास इंटरनेट कॉमन हो गया है। सेकंड, मोबाइल फोन जो है हमारे पास, और हमारी डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि हम वक्त के साथ साथ, अगर मैं बोलूँ पहले हमारे पास, अ, मैं ग्राफ ऐसे बना लेता हूँ कि हमारे पास आज से 10-15 साल पहले इतना डेटा था, तो आज की तारीख में हमारे पास इससे भी कई गुना ज्यादा डेटा मौजूद है। तो हम अब क्यों इन एआई या इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब डेटा अवेलेबल है, हमारे पास प्रोसेसिंग की पावर अवेलेबल है। तो हम अब उन उस डेटा को यूज करके अपने बिजनेस में कुछ मीनिंगफुल चेंजेस ला सकते हैं, या उसके जरिए अपने बिजनेस में कोई रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम एआई, या हम एट द एंड ऑफ द डे इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कुछ भी करें, हमारा मेन मकसद क्या होता है कि आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो इस पे अब हम देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ डेटा और परफॉर्मेंस पे अब और पहले क्या फर्क पड़ा हमारे पास। अब देखें, जो ट्रेडिशनल एआई जिसे हम, अरे यार, एमएल या उससे या इससे भी पहले के मॉडल्स वगैरह देख लें, तो वो अगर हम देखें, अगर उसको हम ट्रेन करें
तो वो एक लिमिट तक देखें अपनी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अपनी प्रोग्रेस लाते हैं। उसके बाद आप भले उनको जितना भी ज्यादा डेटा दे दें, वो बिल्कुल उसकी स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल ये समझ लो ना होने के बराबर इसकी यानी परफॉर्मेंस बढ़ती है। फिर उसके बाद हम इन एल्गोरिथम को थोड़ा और बेहतर करते हैं। उसके बाद डीप लर्निंग ने जहाँ से टेक ऑफ करना शुरू किया, वो यहाँ हमारे जो ट्रेडिशनल थे इसके बाद से आना शुरू किया। अब देखिए, अब हमारा कोई स्मॉल न्यूरल नेटवर्क है, सेम डेटा पे उससे कई गुना ज्यादा परफॉर्मेंस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंट पे ये भी आके इसकी परफॉर्मेंस फ्लैटन आउट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस और बेहतर हुई, तो हमने मीडियम साइज बना लिए। अब ये देखें, ये यहाँ पे जाके देखें आना शुरू हो गया, ये इसकी परफॉर्मेंस यहाँ से जाके थोड़ी फ्लैटन आउट होना शुरू हो गई। तो इस तरह हमारे पास जब नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा बढ़ा और हमारे पास कंप्यूटेशन पावर बढ़ी, तो हमें रिसर्च में और R&D या इंडस्ट्रियल उसमें हमारे पास मॉडल्स बनाना आसान होता गया, यानी मॉडल्स ढूंढना आसान होता गया कि जो हमारे डेटा को कम से कम, यानी सेम अमाउंट ऑफ डेटा में ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए परफॉर्मेंस करे। इसके बाद हमारे पास आता है लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स। अब क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही, अगर हम देखें तो ये इसने और ज्यादा परफॉर्मेंस कर दी। और अगर देखें हम, ये यहाँ भी जाके ना फ्लैटन आउट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कि यहाँ डेटा हमारे पास, यानी अगर यहाँ मैं इन एक्चुअल इसकी बात करूँ, तो हम बात कर रहे हैं बिग डेटा की। तो इनफैक्ट ये बिग डेटा में भी जाके देखें, इसका कर्व फ्लैटन आउट नहीं हो रहा है। ये इसके पास अभी भी इतनी हिम्मत है कि ये लड़, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी कहीं ना कहीं जाके यूं बिल्कुल फ्लैटन आउट हो जाएगा, जाहिर बात है, और वो होता भी है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक है कि हम परफॉर्मेंस के साथ आज जहाँ हमें क्यों है और एडवांसमेंट किस लिए हो रही है। तो जो मैंने बात की है कि बिग डेटा और न्यूरल नेट्स, इन सब, यहाँ तक में अभी तक कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछिए। जितना ज्यादा डेटा हम देंगे उसका एक्यूरेसी पे कितने परसेंट फर्क पड़ेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, आपके सामने देखिए पूरे ग्राफ है। अब अगर मैं ट्रेडिशनल AI है, मैं इसको डेटा पे डेटा देता जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बिल्कुल मैं एक एग्जांपल फ्यूचर आने वाले टॉपिक्स में से एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास देखें डेटा पॉइंट्स हैं, और मेरे मॉडल ने क्या किया, ये ये उसने मुझे मॉडल बना दिया। अब मैं इसको जितना भी डेटा देता जाऊं, कोई फायदे वाली बात नहीं है। वो क्या होगा, वो फायदा ही नहीं है मेरे, क्योंकि मेरा मॉडल यहाँ पे अंडर फिट कर रहा है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि मोर डेटा ऑलवेज, यार क्या हो जाता है, ऑलवेज बेटर एक्यूरेसी, ऐसा नहीं होता। ये हम जब इसको इन डीप जाके जो हमारे एल्गोरिथम के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें देखेंगे, तब जाके होगा। अब हम्म, किस जगह जाके ये असल फायदा करेगा, मैं बता देता हूँ। अब बिल्कुल मेरे पास डेटा ऐसा है, कुछ ऐसा डेटा है, सही है। और अब मेरी जो हम्म, लाइन है ना, मेरा जो मॉडल है, वो यूं 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 जाता हुआ कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये ओवर फिट हो गया। इस केस में हमारे पास एक, यानी और भी इसके तरीके होते हैं सही करने के, इसमें से एक तरीका ये होता है, आप इसको मोर डेटा दें। जब मोर डेटा पॉइंट्स आएंगे, अब बिल्कुल मैं ऐड करता हूँ, मैंने डेटा पॉइंट्स ऐड किए, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया। तो अब क्या हुआ, अब जो मेरा मॉडल होगा ना, वो थोड़ा 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 होके पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगा। अब ये देखें, अब जो ऑरेंज लाइन है और जो ग्रीन लाइन है, इसमें थोड़ा फर्क आ गया। तो बेसिकली हम्म, ऐसे ही होता है। अब यहाँ अगर मैं इसको डेटा पे डेटा देते जाऊँ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा मॉडल गलत है। क्यों? इसमें मैंने हो सकता है कोई अजम्पशंस गलत नहीं हो, कोई मैंने अल्लाह भला करे आपका जो पैरामीटर सिलेक्शन होती है वो गलत कर दी हो। तो बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह जब आगे इन डेप्थ इन चीज़ों को देखेंगे ना, तब देखेंगे। अभी तो जस्ट ओवरव्यू लेके जाना चाह रहे हैं कि चल क्या ठीक रहा हो है। गया। और किसी का क्वेश्चन अभी तक नहीं है मेरे ख्याल से, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली आज जो हम न्यूरल नेट्स या बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पॉसिबल इसीलिए हुआ है कि हमारे पास अब फास्टर कंप्यूटिंग यूनिट्स या कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फास्टर कंप्यूटर्स तो पहले भी थे,
अगर मैं बात करूं, सीपीयूज तो पहले भी हमारे पास फास्टर थे, लेकिन असल जो राइज आया है हमारे पास एआई में, वो आया है हमारे पास जीपीयूज की वजह से, क्योंकि इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे यही हमने मेंशन किया कि देखिए जीपीयू ने बहुत सारी कंपनीज को कर दिया है। अब अगर हम नॉर्मल भी कोई डेटा अपना मॉडल ट्रेन करना चाहे, आज आज की तारीख में अगर हम किसी थोड़ा सा मीडियोकर या बिगनर लेवल का भी वो अपना मॉडल ट्रेन करना चाहे, आप जीपीयू के बगैर नहीं कर सकते। और जीपीयू भी थोड़ा पावरफुल होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो उठा लिया, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, उसमें कितने कूडा कोड्स हैं, उसका क्या, इसमें कितने कंप्यूट यूनिट्स हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर आप मार्केट जाएं, मार्केट जाके किसी से बोले मुझे बिल पर चाहिए, लैपटॉप वाला तो आपको चिपकाने के लिए करेगा कि अब आप ले लें, हालांकि वो लैपटॉप अगर भले उसमें जीपीयू भी लगा हुआ है, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो बेसिकली यही इसमें बताया कि जितना ज्यादा लार्ज डेटा है उतना ज्यादा हमें प्रोसेसिंग चाहिए, और प्रोसेसिंग के लिए अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए हमें न्यूरल नेट्स चाहिए, न्यूरल नेट्स के लिए हमें अच्छी कंप्यूटेशन चाहिए, और जब अच्छी कंप्यूटेशन हमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो हमारा बिजनेस में अच्छी वैल्यू ऐड हो जाएगी। कोई सवाल यहाँ तक, या आगे चले? नहीं, कंटिन्यू करें। बस सही होगा। मेरा तो क्वेश्चन व्हाट। ये था कि हमें हम्म। मशीन लर्निंग के लिए ज्यादा डाटा चाहिए होता है या डीप लर्निंग के लिए? यार दोनों के लिए चाहिए होता है। डीप लर्निंग के लिए तो खैर जरूरत से ज्यादा ही चाहिए होता है, क्योंकि डीप लर्निंग के, अब देखो हमने, अगर मैं यहाँ बात करूँ, थोड़ा पीछे आ जाओ, जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में तो आपके एमएल आ गया, अल्लाह भला करे। तो मैं इस पर जाता हूँ। ये देखो, यहाँ तो बेसिकली अगर जो हम, मैं स्पेसिफिक बात करूँ ना, क्योंकि ये फिगर हमने दोबारा कोई, जब तक हम एंड नहीं करते, एमएल ऑफ तक नहीं जाते, ये डायग्राम बार बार हमारे सामने आएगी। तो बेसिकली देखो ये एमएल है। अगर मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल में हमारे पास एमएल या एमएल के अलावा रिग्रेशन वगैरह, नॉर्मल रिग्रेशन, मैं ये नहीं बात कर रहा कि एमएल वाली रिग्रेशन, नॉर्मल रिग्रेशन, अब उसमें देखो तुम जितना भी डेटा दे रहे हो कोई फायदा नहीं। हाँ, इस केस में जब हम आगे हम एमएल डीएल पढ़ेंगे ना, तो वहां देखेंगे बिल फर्ज, अगर मुझे कोई काम करवाना है और मेरे पास डेटा इस रेंज में अवेलेबल है, तो मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं न्यूरल नेट लगाऊं। वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो मैं करूंगा ही नहीं। सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं आपके अल्लाह भला करे एमएल का एल्गोरिथम लगा के कर लूंगा। या बिलफर्ज, अगर बिलफर्ज अक्सर औकात ना ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि इतना ग्राफ देके, इस केस में आप क्या करेंगे, तो बेसिकली इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं तो एमएल ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डेटा, और एक तो डेटा कम है, और दूसरा मैं क्यों कम डेटा की खातिर अपनी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क करूँ, यानी कंप्यूटेशन कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं। ठीक हो ठीक। गई बात, या क्लियर नहीं है अभी तक? हाँ जी, ठीक है। सही हो गया। तो बेसिकली ट्रेडिशनल ना, ट्रेडिशनल उनको ही कहते हैं जो हमारे एमएल के चीजें हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन एआई। मशीन लर्निंग आ गया। मशीन लर्निंग में हमने क्या देखा था, सुपरवाइज लर्निंग। इसमें हम क्या कहते हैं, ए टू बी मैपिंग, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। व्हाट इनेबल्स मशीन टू वर्क सो, मशीन लर्निंग टू वर्क सो वेल। अब उसमें जो हमने एक ग्राफ से ही देख लिया कि हमारे पास, मैं अपना पेन ले आता हूँ, हमारे पास एक तो डेटा तो मस्त है, और डेटा के साथ क्या है हमारे पास, परफॉर्मेंस किसकी, सीपीयू स्लैश जीपीयू। क्योंकि हम एमएल की बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त जीपीयू को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीपीयू की बात करेंगे। उसके बाद रैम सबसे ज्यादा, क्योंकि आपका डेटा लोड होना होता है। अब बेसिकली हम आ जाते हैं डेटा। डेटा क्या है बेसिकली, डेटा, आप लोग बताएं डेटा क्या है, तो हम आगे चलते हैं। कुछ भी हो सकता है डाटा, फिगर, एग्जैक्टली, इमेजेस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है हमारे पास डेटा आपके पास। मैं अपनी वही पुरानी टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, या तो हमारे पास बाइनरीज की फॉर्म में होगा जो कि इमेजेस वगैरह होता है, या टीएक्सटी की फॉर्मेट। तो हमारे पास जो, अगर हम एक, अब जैसे हाउस की हमने ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास साइज ऑफ हाउस गिवन है और उसकी प्राइस गिवन है। अब हमने यहाँ पे इसको $1000 के उसमें रख लिया। अब क्या करेगा हमारा मॉडल, जब हम इसको ये दोनों चीजें देंगे, तो वो
मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं बता दूँ, अब देखें, अब बिलफर्स्ट अब हमारा मॉडल क्या करेगा, हमारा मॉडल एक इक्वेशन बना लेगा। अब हमारे पास आउटपुट ये y हो गया, ये x हो गया, और इस केस में जो हमारी इक्वेशन होगी, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह कल से ही हम चीजें शुरू करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ पे y क्या है, 115। m की वैल्यू हम निकालेंगे, x अल्लाह भला करे आपका 523। और इस वक्त हम एज्यूम करते हैं कि b 0 है। सही है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। एक हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 150 इक्वल टू एम 645। इस तरह ना ये आखिर तक आपकी इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या होता है, फिर वो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं। अभी फिर जैसे मुझे m की वैल्यू निकालनी है, अब अब तो जैसे इस केस है, इस केस में तो आपका एक m कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, m बेसिकली ये इस लाइन का स्लोप है। अब बिल्कुल अगर मैं m की वैल्यू निकालूं, m की वैल्यू क्या होगी, 115 डिवाइडेड बाय 523। ये सब इतना ज़्यादा इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में हम देखेंगे। बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल डेटा देखना है कि हमारे पास हाउस साइज ऑफ हाउस का डेटा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी क्या प्राइस है, वो डेटा है इसका। यहाँ तक कोई बात इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। ये जो इंटरसेप्ट आपने जीरो किया है, इसकी क्या वजह है? आपने बेहतरीन फिट लाइन लेने के लिए किया है? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ ओके सिंप्लिसिटी, ओके। सिर्फ इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया। क्योंकि वरना अगर हम इक्वेशन इन एक्चुअल देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, मैंने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको जीरो करा, वरना इसको जीरो नहीं करेंगे। अगर जीरो कर दिया वो तो स्लोप फिर सबका ही एक जैसा ही आएगा। हाँ, क्योंकि अगर सारी एक लाइनों का। तो एक लाइन अगर जा रहे हो तो फिर आपका बिल्कुल ही जीरो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से मैडम हो जा रहा है, आपको तो आइडिया नहीं होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है इसके ऊपर, या है आइडिया इस इक्वेशन का। आइडिया था लेकिन भूल गया। अच्छा, अब हमने जीरो किया ना, तो ये ओरिजिन से शुरू होगा। अगर बिल फर्स्ट मैं यहाँ करता हूँ 1 2 3, 1 2 3, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 2, तो अब जो हमारी लाइन है ना, वो ऐसे शुरू होगी। यानी हमारे वाई पे कितने से ये इंटरसेप्ट करके जाएगी, बेसिकली वाई एक्सिस पे किस कौन कौन से पॉइंट पे कटेगी, काट यानी इंटरसेक्ट होगा या काटते हुए जाएगी, तो वो ये चीज डिफाइन करती है। क्योंकि अब जैसे बिल फर्स्ट मैं देखूँ, यहाँ मेरे पास डेटा है, यू है, तो यूं अब अगर मैं बिल्कुल यू लाइन फिट कर दूं तो सही नहीं रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर हमारे पास ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, एमएल या डीएल की जबान में बात करूं तो पैरामीटर्स कहलाते हैं, उसको हम डब्ल्यू बी कहते हैं। तो वहां पे हमारे पास इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, वाई इजिकल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो बेसिकली ये आपका कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, और इन पैरामीटर्स को हम लर्न करते हैं। हमारा जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर करके ये पैरामीटर निकालता है जो सब डेटा डेटा पे फिट हो। और डेटा पे फिट कैसे होता है कि हमारे पास बिल्कुल तीन इक्वेशन हैं, 3 पॉइंट्स हैं, चलो निकाल लेते हैं। सारी बात है, जब पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो वो इक्वेशन जब मैं यानी जो जो भी वैल्यू एक्स और वाई की, ये डब्ल्यू और बी की आए, उस पे वो जीरो के बराबर आ जाए। ऐसे ही शाहनवाज भाई, या जीरो के बराबर आ जाए, या जो आपकी वाई की वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, और इस तरह से हमारे पास मॉडल बनते हैं। यही ये तो हमारे पास रिग्रेशन एक मॉडल है, बेसिक रिग्रेशन हाँ, मॉडल। ये बेसिकली बेसिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। ये इसीलिए मैंने सिंपल चीज से शुरू किया था, ताकि ना, ये देखिए ये आ गया। अब पहले हमारे पास क्या था, एक एक यानी दो है, इसमें एक फीचर है, एक इनपुट है, और एक आउटपुट है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ इनपुट तो एक ही है, लेकिन उस इनपुट के फीचर्स दो हैं। कौन से फीचर आ गए, एक ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये हमारे पास y आ गया, ये ओवरऑल हमारे पास x है, क्योंकि हम x को एज वेक्टर ट्रीट करते हैं, वेक्टर या मैट्रिक्स ट्रीट करते हैं। फिर अब ये देखें, डेटा इज ऑफन यूनिक टू योर बिजनेस, जारी बात है। अब बिलफर्ज अगर जैसे शाहनवाज भाई हैं, अगर आप अपनी फील्ड में काम करते हैं तो आपका सिविल से रिलेटेड होगा। अगर मैं काम करूँ, मेरे पास इलेक्ट्रिकल या ईसीई से रिलेटेड होगा। अगर मैडम उजाला काम करें, इनके पास बिजनेस से रिलेटेड काम होगा। इसी तरह अगर ये अपना मलिक हसन काम करे, उसके पास भी इसी तरह का होगा। तो हर जो डेटा होता है ना, वो हर बिजनेस टू बिजनेस होता है। रियल एस्टेट है तो उसके लिए कुछ और होगा, अगर मेरी प्रोडक्शन फैक्ट्री है तो उसके लिए कुछ होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो आइडिया है, हमने ए से, ए हमारा इनपुट है,
और हमें जाना है बी पे, तो हमें उसके दौरान कोई ऐसा मॉडल बनाना है जो हमारे बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो, क्योंकि ये तो पुरानी बातें ही हैं जो मैंने की है। अब ये देख लें, वही हो गया कि हाँ डिसाइड करना चाह रहे हैं साइज ऑफ हाउस है, अफोर्ड कर सकते हैं। अब इनपुट है अब के एक बंदा कितने पैसे लगाए कि उसको स्पेसिफाइड साइज का हाउस मिले, या उसके हाउस के इतने घर कह रहा हूँ, कमरे हों, फ्लोर्स हों, ये सारी चीजें ना हमारी फिर उस पर डिपेंड करती है। फिर ये हमारे पास एक और डेटा, वही डेटा सेट है जिसको हमने दोबारा कर लिया कि हमारे पास स्क्वायर ये साइज ऑफ हाउस हो गया, नंबर ऑफ बेडरूम हो गया, फिर इसकी प्राइस क्या है। फिर इसके बाद अगर हम ये चाहें कि हम इसमें ये ऐड कर दें कि हम कितना पुराना हाउस है, जारी बात जितना पुराना होगा उसके हिसाब से उसमें उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। फिर हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है आपके पास डीएल में डेटा, कि हम इमेजेस लेते हैं। बस एक मिनट, बिलफर्ज मैंने किसी चीज की इमेज ली, अब जारी बात है इमेज आ गई, उसमें लेबल तो नहीं है, हमें इसको मैनुअल लेबलिंग करनी पड़ती है। अब इस मैनुअल लेबलिंग के लिए आपके पास टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। सपोज ये मेरे पास बिल्ली है, मैंने किसी सपोज मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को दे दिया कि चलो तुम ये करके लाना, इसके अगेंस्ट तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। बच्चों ने भी जल्दी जल्दी में क्या किया, इसको डॉग कर दिया, इसको लाइन कर दिया, इसको कुछ और कर दिया, इसको कुछ और कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास जब लेबलिंग होती है ना, हमें लेबलिंग भी प्रोफेशनली करनी होती है, और ये लेबलिंग बहुत ही टाइडियस काम है। अब आप खुद सोचें, अगर आपके पास कोई 15-20 हज़ार इमेजेस हो तो आप किस तरह बैठ के काम करेंगे, और ये काम अनफॉर्चुनेटली हमें मैनुअली करना पड़ता है। इसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं, लेबल आईएनजी के नाम से टूल है, ये कॉमनली यूज किया जाता है। ये बेसिकली पाइथन में इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो बेसिकली अब वो हमने देख लिया डेटा से, अब हमने ह्यूमन से डेटा ले लिया। बिल्कुल जब कोई मैं कहीं से लॉग जनरेट कर रहा हूँ तो उस तरह होगा कि बंदा कब आया, उसने क्या ऑर्डर प्लेस किया, कितनी जो ऑर्डर उसने कार्ट में ऐड किया उसकी क्या प्राइस थी, क्या उसने खरीदा नहीं खरीदा। ये बेसिकली अगेन हमारा ऑनलाइन वाला हिसाब किताब हो गया। अब मैं ये देखूं कि अगर मैंने टेम्परेचर देखा, फिर टेम्परेचर के बाद मैं टायर्स का वो देखूं कि प्रेशर कितना है, या किसी मशीन का प्रेशर देखना चाहूँ कितना है, कि मशीन में फॉल्ट है या नहीं है, ये हो गया। तो अब डेटा हम कहाँ से लेते हैं, डेटा देखें या तो हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे डेटा हैं जो हमारे पास ओपनली अवेलेबल है। डीएल में, अगर मैं डीएल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो डेटा सेट हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे मॉडल्स ट्रेन हुए हैं ना, वो कोको डेटा सेट है, कॉमन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। अब फिर क्या होता है, हम मॉडल लेते हैं जो इन पे ट्रेन हुआ होता है, हम अपने इमेजेस लेते हैं, उन पे उसको ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू अपने मॉडल पे ले जाते हैं। इसलिए ये आगे की बातें हैं, ये फिर हम तभी देखेंगे। फिर हमारे पास अब देखें वही बात हो गई, इमेज का डेटा आ गया, सेल्फ ड्राइविंग का आ गया, स्पीच का डेटा आ गया, मेडिकल का आ गया। हाँ फिर हमारे पास कुछ कॉपीराइट्स डेटा होते हैं, तो हमें ये थोड़ा देख लेना चाहिए करने से पहले, क्योंकि ये हमारे एथिक्स के अंदर आता है कि किसी की अगर पेड चीज़ है तो हम पेड चीज़ को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर यूज एंड मिस यूज, बिल्कुल। अब जो ये शाहनवाज भाई आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आप लोगों के पास तो ये यानी फ्रांस या दूसरे कंट्री में लॉज होते हैं कि आप 3 साल से ज्यादा किसी चीज का डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब आपको डिपेंड करता है कि आप ये उस कंट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया, तो आज यहीं रुकते हैं, कल ना यहीं से शुरू करते हैं। 10 मिनट और कर लें, अभी 15 मिनट में शुरू किया था। चले ठीक है कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ना सबसे ज्यादा एक बड़ा मसला क्या होता है कि मैंने बिल फर्ज सोचा कि मैं कोई एक एआई का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। समझ लें मैं एमएल बनाना चाह रहा हूँ, और एमएल चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा एल्गोरिथम हो जो मुझे ना 100% एक्यूरेट प्राइसेज या कोई भी चीज़ रिकमेंड करे। अब क्या होगा, अब इसमें एक अप्रोच तो ये है कि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है मैं उसके साथ शुरू कर दूं, या मैं टाइम लगाऊं और डेटा कलेक्ट करूं। तो बेसिकली हम अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, कि लोग डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगा देते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि भाई समझ, अब जैसे हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम मुझे 3 साल दें, मैं 3 साल में पूरा डेटा कलेक्ट करूंगा, मेरे पास परफेक्ट डेटा आ जाएगा, और उसके बाद मैं डेटा अपना एआई इम्प्लीमेंट करूंगा। तो इस अप्रोच में आप लोगों को क्या लगता है, क्या गलत बात है?
ये क्या गलत है कि जो ये इतना सारा यानी टाइम वेट करके डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसमें गलती क्या है? या सही है? या सही अप्रोच है? टाइम कंज्यूमिंग है, एरर का चांस है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि बिलफर्ज अगर मैं डेटा कलेक्ट करते 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 मैं जा रहा हूँ, तो भाई इस प्रोसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक एमएल का एल्गोरिथम ट्रेन करूँ, क्या होगा, वो कम डेटा पे ट्रेन होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। जब वो ज्यादा डेटा आएगा मैं उसको ज्यादा डेटा पे ट्रेन करता रहूंगा। तो हमारे पास ना एमएल का एक साइकिल होता है। बेसिकली हमारे पास एक साइकिल बनता है, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास आइटरेटिव साइकिल कराता है, यहाँ आइडिया होता है, यहाँ हम कोड करते हैं इसको, और फिर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब बिलफर्ज ये बेसिकली ये एमएल के इस साइकिल के ही खिलाफ है। भाई आपके पास जब डेटा आ रहा है ना, आप उसको करें और उसको टेस्ट करें, फिर आपके पास और डेटा आएगा, फिर उसको करते 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 आपको बहुत सारी आइट्रेशन लगती है, उसके बाद आपके पास एक फाइनल मॉडल आ जाता है जो कि गुड इनफ होता है। तो इसीलिए ना हमें कभी भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें फौरन के फौरन उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि जारी बात है जितना डेटा आता जाएगा हमारा मॉडल। अब बिल फर्स्ट, अगर मैं आज 3 साल बाद करता हूँ तो 3 साल बाद उसकी जो इनिशियल लर्निंग थी वो फिर इतना टाइम लेगा ना कि बात ही अलग हो जाएगी। तो इसलिए हमें जो भी हो ना, ये अप्रोच सबसे गलत होती है कि मैं एक दफा सारे काम करूँ, उसके बाद फिर अपना एआई को ट्रेन करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात, या कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक हो गया। तो ये देखिए, अब वही बात है, ये स्टडी अच्छी नहीं है। अब क्या है, देखिए कोई, मैं ऐसे डायरेक्ट अंडरलाइन ही करता बताऊंगा, ये स्लाइड इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो फिर आप लोगों को मसला नहीं। तो फिर अब देखिए वही बात होगी, फीडबैक आ गया, फिर वो आपकी आईटी टीम है वो कुछ इसमें बताएंगी, फिर टाइप्स ऑफ डेटा में होगा। अब बिलफर्ज अगर मैं शुरू में देख लूँ, बिलफर्ज अगर मुझे बनाना है एड्स का डेटा, और मैं कलेक्ट करना शुरू कर दूं आपका अल्लाह भला करे रियल एस्टेट का डेटा, तो वो थोड़ा मिसमैच का काम हो जाएगा। जब हम अपना गोल सेट करते हैं, उसके बाद फिर हमें ये भी देखना होता है कि हम डेटा किस तरह का और कहाँ से हमें उठाना है। तो अब फिर और उसके साथ फिर वही बात बता दी, जब साथ के साथ बनाते रहते हैं तो हमें एरर्स भी साथ के साथ ही पता लगते रहते हैं, तो हम उसको इनकाउंटर कर देंगे। आखिर में जब एक दफा ही होगा ना, वो इतने एरर्स देगा कि हम खुद परेशान हो जाएंगे। तो अब बेसिकली ये वही छोटी किसी बात की एग्जाम्पल आ गई कि अगर ये फैक्ट्री का डेटा है, ये इस तरह करेंगे हमने। अब डेटा जारी बात है, जो भी हमारे टेक्नीशियन है वो तो कर रहे होंगे। अब अगर हम फौरन ही उसकी चीजें करते रहें तो हमें मेंटेनेंस में आसानी रहेगी। अभी मैं करूँ, मैं सारा डेटा करूँ, उसके बाद देखेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा मसला काम खराब हो जाता ठीक हो गया। है। तो फिर अब फिर उसकी यही बात हो, अब उसकी बिल्कुल नेगेटेड बात हो गई कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, इसका मतलब है कि एआई टीम इसमें से लाजमी कुछ अच्छा निकाल ले। अब भाई अगर एक डेटा समझ लें, मेरे पास डेटा बहुत है, लेकिन कुछ उसमें रियल एस्टेट का डेटा है, कुछ उसमें पिक्चर्स हैं, कुछ एनएलपी का डेटा है, तो भाई ये ऐसे नहीं होता कि आपका, भले ये मैं बोल दूंगा कोई 100 जीबी का डेटा है, तो अब इसमें से कोई मैं कुछ मीनिंगफुल थोड़ी निकाल सकता हूँ कि कोई कुछ है कोई कुछ है। हाँ, मैं इस पार्ट ऑफ डेटा को पे लेके अगर अलग अलग काम करूँ तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल निकाल सकता हूँ। ये यही बात बेसिकली यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि सिर्फ आप डेटा ही ना छोड़ दें, कुछ ना कुछ उसमें से एक्चुअल वैल्यूएबल चीज निकालें जो आपके प्रोजेक्ट या आपके आइडिया को सूट करती है। अब यही बात हो गई, डेटा इज मैसेज, सारी बात है, अब लाजमी जब थोड़ी है ऐसा होता है ना, कि कभी कभार क्लाइंट का डाटा ऐसा आता है जिससे कुछ निकल ही नहीं सकता, अब उसको क्या बताएं हम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो आप ये हाँ। तो हमें उसको यही बताना होता है कि भाई आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, लेकिन किसकी, आपने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की, और आप मुझे जो डेटा दे रहे हैं, आप मुझे डेटा दे रहे हैं ये वाला। अब भाई मैं कहाँ से निकालूं? हाँ, इस केस में सिर्फ एक काम हो जाता है कि आप कुत्ता बिल्ली बेचते हो। अगर आप कुत्ता बिल्ली नहीं बेचते तो कैसे मैं इसमें से कोई चीज मीनिंगफुल निकालें? और रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा मैसी होता है, उसको हमें बहुत क्लीन करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तो उसको रेगुलराइज करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं जिसके बाद फिर हमारे लिए वो होता है। अब बिलफर्ज जैसे मैंने ये बात की, इनफैक्ट आपके पास जो डेटा की जो लेबलिंग है, ये इटसेल्फ बहुत ही डेलिकेट काम होता है।
हम उठा के किसी तरह भी करना शुरू कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे बिलफर्ज जैसे ये हुआ, वही यहाँ से नॉट कैट बना दिया, ये कैट बना दिया। तो बेसिकली हमें ये सब काम करने से पहले आपको डेटा क्लीनिंग या डेटा चेकिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिससे हमें गुजरना पड़ता है। हम लोगों ने तो खैर इतना कुछ देखा नहीं है, जब आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे तो एक बहुत ही टाइडियस काम होता है कि आपको डेटा को पहले साफ करना, उसके बाद के काम तो फिर आसान होते हैं। अब ये रखिए वही बात हो गई कि हमारे पास इनकरेक्ट लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, मिसिंग डेटा का प्रॉब्लम होता है, टाइप्स का मसला होता है कि हमारी जो मैंने बात की जो सारी टाइप्स ही एक साथ मिला दी। तो इस मामले में हम कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में एक टर्म यूज करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब बिलफर्ज अगर गार्बेज हम उसको देंगे तो क्या हम उससे वैल्यू निकालेंगे? इसीलिए हमें चीज़ों को काफी सेंसिबल लेके चलना पड़ता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कह हम सकते हैं बोले कि स्ट्रक्चर डेटा को हम अलग ट्रीट करेंगे और अनस्ट्रक्चर डेटा को अलग। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, जैसे हमारे पास हाउ प्राइस हो गई, ये चीजें हो गई, इनका यस, वो पता है। डीलिंग इनका डीलिंग का तरीका ही अलग है। अब बिलफर्ज मैं ये बोलूं कि मेरे पास है पिक्चर का डेटा और उस पर मैं लगा दूं ईडीए, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बिल्कुल। ये काम हमने किया था और हमें किसी ने ये रिमार्क दिए थे कि आपने पिक्चर्स पे ईडीए नहीं लगाया। भाई हम कैसे पिक्चर्स पे ईडीए लगा सकते हैं? तो ये हमारे डेटा का काम हो गया। और ये वही एग्जांपल हो गई कि देखिए यहाँ पे एन एन्स आ गए हमारे पास। तो और ये बता दिया कि भाई ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर डेटा होता है। फिर मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, डेटा साइंस में क्या फर्क होता है, ये इंशाल्लाह फिर कल से देखेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया। यहाँ यहाँ पे आज हमने रोका है। चलो भाई, रिकॉर्डिंग रोक दें बस। रिकॉर्डिंग